हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल आर सर केमिस्ट्री कोच। आज मैं आप लोग के साथ में लेसन नंबर 10 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आप लोग के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। आज जो टॉपिक रहेगा वो सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। इसको कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी कवर अप करने की। देखिए, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो इंट्रोडक्शन के अंदर देखिए लाइट का मीनिंग क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय लाइट? लाइट से मतलब क्या है? देखिए, लाइट से यहाँ पे मतलब है कि कोई ऐसी चीज जो कि सोर्स है एनर्जी का, जो कि सोर्स है किस चीज का? एनर्जी का, जिसकी हेल्प से मैं चीजों को देख पा रहा हूं, जिसकी हेल्प से मैं चीजों को देख पा रहा हूं। टू इनेबल अस टू सी, टू इनेबल अस टू सी, ताकि हम चीजों को देख सके। अब सबसे पहले हम लाइट की हेल्प से देख कैसे पा रहे हैं? देखिए, लाइट की हेल्प से देख कैसे पा रहे हैं? मान लीजिए जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का कलर क्या है? ग्रीन। फॉरेस्ट का कलर क्या है? ग्रीन। रेड का कलर, रोज जो होता है आपका, रोज का कलर क्या है? रेड। तो ये जितने भी कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअल में हो क्या रहा है कि मान लीजिए ये आपके पास में कोई भी इस तरह से ट्री है, इस तरह से इस ट्री के ऊपर जैसे लाइट गिरेगी तो ये लाइट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा ट्री। लेकिन एब्जॉर्ब करने के बाद में जो भी कलर ये क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। जो भी कलर ये क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। तो जिस कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा वही कलर हम लोग को दिखाई देगा, वही कलर हम लोग को क्या होगा? दिखाई देगा। तो हम लोग इसे क्या नाम दे रहे हैं? रिफ्लेक्शन। यानी रिफ्लेक्शन की हेल्प से ही हम लोग किसी भी सब्सटेंस को, उसके कलर को या किसी भी चीज को हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। अब अगर ये बोर्ड देखें आपको, तो बोर्ड बिल्कुल व्यूअर्स आप सबको व्हाइट दिखाई दे रहा होगा। तो इसका व्हाइट दिखने का कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्यों ये व्हाइट दिख रहा है? क्योंकि इसने सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट कर दिया, सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट कर दिया, वहां से सारे कलर्स को भगा दिया। लेकिन अगर मेरा मार्कर देखें तो मार्कर जो है वो वहां पे मुझे ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है। अब वो ब्लैक कलर का क्यों दिखाई दे रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? मेरे को ब्लैक कलर के दिखने का पीछे इसके रीजन है क्योंकि इसने, ब्लैक कलर ने सारी की सारी रेडिएशंस को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। तो अगर सभी की सभी जो रेडिएशंस हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो कलर क्या होगा? मुझे ब्लैक दिखाई देगा। सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे तो व्हाइट दिखाई देगा। और एक पर्टिकुलर जो भी कलर वहां से रिफ्लेक्ट होगा उस पर्टिकुलर को मैं, पर्टिकुलर कलर को क्या नाम दूंगा? उसका जो भी कलर मैं देख पा रहा हूं। तो आप इसे क्या नाम देंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी जो भी चीज हम लोग देख पाते हैं दैट इज ओनली ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब अगर हम बात करें तो जो लाइट है, ये लाइट की अपनी एक जो लाइट है ये हमेशा क्या होती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इट ऑलवेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। ये हमेशा कैसे ट्रैवल करेगी? सीधी ट्रैवल करेगी, कभी टेढ़ी मेढ़ी ट्रैवल नहीं करती। हाँ, अगर कहीं से रिफ्लेक्ट हुई है तो हो सकता है वो हो जाए, बट अदरवाइज वो कैसे होगी? हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। दूसरा, उसकी जो स्पीड होगी वो हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और मैंने अभी एक चीज बताई है कि लाइट जो चीज है वो क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। सोर्स ऑफ एनर्जी का कारण क्या है? यहाँ पे लाइट क्यों है अपने आप में एक सोर्स ऑफ एनर्जी? लाइट इस वजह से सोर्स ऑफ एनर्जी है क्योंकि लाइट के अंदर बहुत सारे कंटेंट है। जैसे मान लीजिए आपके पास यूवी है, अंदर ही आईआर है, अंदर ही विजिबल रेडिएशन है, अंदर ही माइक्रो रेज है, अंदर ही रेडियो रेज है। जब इतनी सारी चीजों की एक साथ से लाइट लेके आ रही है तो ऑब्वियसली ये क्या करेगी? हीट तो प्रोड्यूस करेंगे ना। और दूसरा, लाइट जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, और जिन चीजों के अंदर फ्रीक्वेंसी हाई होगी ऑब्वियस सी बात है वो क्या करेंगे? हमेशा हीट को और एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। आगे अगर हम देखें तो जो लाइट है, देखिए 3 बेसिक प्रॉपर्टीज तो ऑलमोस्ट सभी को पता ही होती है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई कि जो लाइट होती है, लाइट अपने आप में क्या है? एक ट्रांसवर्स वेव है। क्या है? अपने आप में एक ट्रांसवर्स वेव है। और लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगी। लेकिन मेरी बात याद रखना, स्ट्रेट लाइन में वो तब तक ही ट्रेवल करेगी जब तक आपका जो मीडियम है वो क्या है? आइसोट्रोपिक है। जब तक आपका जो मीडियम है वो क्या है? आइसोट्रोपिक है। स्ट्रेट लाइन में तब तक ही ट्रेवल करेगी जब तक मीडियम क्या है? आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक से क्या मीनिंग है यहाँ? आइसोट्रोपिक से मीनिंग है कि जो लाइट है, अगर जैसे एग्जांपल अभी मोबाइल अगर आप देखें तो इस कैमरा और बोर्ड के बीच में कुछ नहीं है, एक मैं हूं या हवा है। जब मैं बीच में आ जाता हूं तो लाइट का मीडियम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है।
तो फिर वो एनाइसोट्रॉपिक मीडियम बन जाता है, अदरवाइज वो एक ही मीडियम है सराउंडिंग में इसके, तो इसीलिए मैंने इसको क्या नाम दिया आइसोट्रॉपिक। क्या नाम देंगे आप इस मीडियम को? आइसोट्रॉपिक मीडियम। आई होप ये पॉइंट आप सबको क्लैरिफाई हो गया। इसके बाद में जो लाइट होती है उसके अंदर बहुत सारे टाइप के क्या होते हैं, कंटेंट होते हैं। जैसे मैंने बताया उसके अंदर क्या आ गया, रेडियो रेज आ गया, उसके अंदर क्या आ गया, माइक्रो रेज आ गया, उसके अंदर क्या आ गया, यूवी आ गया, आईआर आ गया, विजिबल आ गया, ठीक है। उसके अंदर इसी तरह से मतलब बहुत सारे हैं, एक्स रेज आ गई, गामा रेज आ गई, ठीक है, एफएम आ गया, एएम, मतलब बहुत सारी चीजें हैं एक साथ से। तो ये सारी की सारी चीजें एक ही लाइट के अंदर हैं, तो ऑब्वियसली जो उसका जो हीट अप, जो उसका एनर्जी लेवल है वो क्या रहेगा, हमेशा ही बहुत ज्यादा रहने वाला है। इसके बाद अगर बात करें तो लाइट के बीच में मैंने अभी क्या बताया, अगर आइसोट्रोपिक है तो ठीक है, लेकिन अगर लाइट के बीच में क्या आ गया, कोई एन आइसोट्रोपिक मीडियम आ गया, एनाइसोट्रॉपिक मीडियम, जैसे मोबाइल और अभी फिलहाल बोर्ड के बीच में मैं आ गया हूं, तो ये मीडियम क्या है आपका, एनाइसोट्रॉपिक है। अब ऐसे केस में आप लोग को मैं दिखाई दे रहा हूँ। अब मैं क्यों दिखाई दे रहा हूं, क्योंकि सामने जो लाइट है वो मेरे ऊपर गिरने लग रही है, और मेरे ऊपर लाइट जो गिरी है मेरी बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन जो मेरी स्किन है, जो मेरे शर्ट का कलर है, यहाँ पे वो लाइट क्या होने लग रही है, विजुअलाइज होने लग रही है, लेकिन यहाँ से वो क्या होने लग रही है, रिफ्लेक्ट होने लग रही है। तो उस रिफ्लेक्शन की वजह से क्या हो रही है, वो लाइट हम लोग को, वो सब्सटेंस आप सबको वो विजुअलाइज होने लग रहा है। तो आई होप ये भी चीजें आपको क्लैरिफाई हो गया। और इसी एनाइसोट्रॉपिक मीडियम की वजह से, इसी एनाइसोट्रॉपिक मीडियम की वजह से हम लोग क्या टर्म देख पाते हैं, क्या टर्म देख पाएंगे हम लोग, रिफ्लेक्शन की, जो कि हम लोगों का टॉपिक है, जो कि हम लोगों का क्या है, टॉपिक है, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि लाइट जब सरफेस पे आके गिरी, ऑब्वियसली किसी मेटल सरफेस पे गिरेगी या नॉर्मल सरफेस पे गिरेगी, सॉलिड का जो भी होगा, जैसे लाइट उसके या लिक्विड जो भी सरफेस होगा, एनिमल सरफेस कोई भी हो सकता है, वहां से लाइट क्या करेगी, उससे टकरा के रिफ्लेक्ट होगी। अगर लाइट कहीं पे भी मैं डाल रहा हूं और एक ही एंगल पे लाइट जाने लग रही है, किसी पे भी डालो, कहीं पे भी डालो, लेकिन एंगल लाइट का क्या आ रहा है, एक ही आ रहा है, तो ऐसे सरफेस को आप क्या नाम देते हैं, ऐसे सरफेस को आप नाम देंगे स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस, और प्लेन सरफेस, और प्लेन सरफेस। लेकिन हमेशा ऐसा सरफेस तो हम लोग को मिलने से रहा। अब ऐसा सरफेस जो होगा, अब एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए सरफेस आपका ऐसा उबड़ खाबड़ सा है, रफ है सरफेस, सरफेस क्या है, रफ है, प्लेन नहीं रहा, लाइट आएगी यहां से टकराएगी, इधर चली जाएगी, लाइट आएगी इधर से टकराएगी, मतलब कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं है, जैसे ऊपर चल रहा था ऐसा कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं बन रहा है। तो ऐसे सरफेस को आप रफ सरफेस या फिर क्या नाम देते हैं आप, डिफ्यूज सरफेस, डिफ्यूज सरफेस, रफ सरफेस या फिर क्या नाम देंगे आप उसे, डिफ्यूज सरफेस। तो एक मेरे पास आ गया स्मूथ टाइप का सरफेस, एक आ गया रफ, मेरे पास रफ टाइप का सरफेस, जिसे हमने क्या नाम दिया, डिफ्यूज सरफेस। तो डिफ्यूज सरफेस से अब चलिए पहले स्मूथ सरफेस की तरफ चलते हैं। देखिए स्मूथ सरफेस पे रिफ्लेक्शन की जो हम लोगों के पास में कंसेप्ट है, देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाते हैं, लॉज, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कुछ लॉज हैं जो हमें रिफ्लेक्शन के ऊपर अप्लाई करने होते हैं। अब उन लॉज में अगर मैं देखूं तो सबसे पहले मेरे पास में जो लॉ आएगा वो लॉ कौन सा आ गया, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ कौन सा आ गया, फर्स्ट क्या आ गया हमारे पास में, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर ये सरफेस है, इस सरफेस पे ऊपर लाइट गिरी और लाइट यहां से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, और ये क्या है उसका परपेंडिकुलर। देखिए परपेंडिकुलर जो भी आप सरफेस का बनाते हैं आप उसे नाम क्या देंगे, नॉर्मल। क्या नाम देंगे, नॉर्मल। तो लाइट जो आई वो वहां से क्या करके रिफ्लेक्ट करके निकल गई, तो जो लाइट आई उसे नाम दिया आपने इंसिडेंट रे, व्हाट यू कॉल्ड इट, इंसिडेंट रे। और जो लाइट वहां से निकली है उसे नाम देंगे आप रिफ्लेक्टेड रे, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। और अगर आप देखिए तो ये सरफेस है मेरा, और इस सरफेस के ऊपर क्या एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया जिसको आपने क्या नाम दिया, नॉर्मल। क्या नाम दिया, नॉर्मल। अगर आप देखें तो ये पॉइंट है, जिस पॉइंट के ऊपर लाइट आके गिरी है तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस।
हम लोग इसे क्या नाम दे रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर मैं देखूं तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, reflected ray and normal all lie in same plane, all lie in same plane। वो सभी के सभी आपके क्या होंगे, एक प्लेन के अंदर ही आएंगे। अब अगर मैं देखूं यहां पे सेकंड लॉ की बात करें, अब तो सेकंड लॉ के केस में क्या है, देखिए ये तो क्लैरिफाई हो गया कि भाई एक प्लेन देखा जाए तो अबव द प्लेन आ रहा है, पूरा का पूरा पार्ट जो है अबव द प्लेन आया फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। अबव द प्लेन, अबव द प्लेन का मतलब क्या है, जितना भी है इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल, सारे के सारे ऊपर ही है, अगर एक ही प्लेन में है, मतलब कहने का ये है। लेकिन अगर हम बात करें सेकंड लॉ की, सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अब है क्या, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल आपके पास आने लग रहा है उसे नाम देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में आ रहा है उसे आप क्या नाम देंगे, रिफ्लेक्टेड रे। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम। ये आपका कौन सा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये आपके पास क्या आ रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो रहेंगे वो हमेशा सेम रहेंगे अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या बता रहा है, यही चीज है। आई होप ये चीज क्लैरिफाई हो गई आप सबको। सेकंड लॉ के बाद अब हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि सबसे पहले कि लाइट आ रही है जा रही है, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कुछ लाइट के सोर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पे छोटा सा एक न्यूमेरिकल हम छोटा सा ध्यान दे लेते हैं कि मान लीजिए ये आपका सरफेस है, ये इसका परपेंडिकुलर आ गया नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया इनके बीच में। अब मान लीजिए आपको ये एंगल दिया गया, मान लीजिए एंगल आपको प्रोवाइड किया गया 50 डिग्रीज का, ठीक है, और आपसे जो पूछा गया है वो सिर्फ ये पूछा गया कि व्हाट विल बी दिस एंगल, ये जो एंगल है वो कितने वैल्यू का होगा। तो देखिए बेटा, अब अगर आप यहाँ पे सिंपल अगर हम लोग मैथमेटिक्स भी लगाएं तो परपेंडिकुलर जो होता है हमेशा, परपेंडिकुलर का जो एंगल होता है वो था 90 डिग्रीज का, ठीक है ना, परपेंडिकुलर का जो एंगल होता है वो था 90 डिग्रीज का। अब 50 डिग्रीज इसमें से माइनस कर दो तो बचा कितना आपके पास में, सिर्फ 40 डिग्रीज का। कितना बचा, सिर्फ 40 डिग्रीज का, यानी यहाँ जो एंगल आ रहा है वो कितना बन रहा है, 40 डिग्रीज का एंगल बनेगा सिर्फ। 40 डिग्री से अगर मैं आगे देखूं यहाँ पे जाके तो ऑब्वियसली अभी जो फर्स्ट लॉ के सॉरी सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग था तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल। तो ये वाला एंगल आप इस मेथड से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मान लीजिए किसी ने हमें 60 दे दिया तो यहाँ से 60 माइनस कर दो, 60 माइनस किया तो कितना बचा 30, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 30। तो ऑब्वियसली जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा वो भी कितना होगा 30। तो आप इस मेथड से इन एंगल्स को भी इजीली क्लियर कर सकते हो। इसके बाद में चलते हैं हम, देखिए ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से जो एंगल ऑफ जो इंसिडेंट रे आ रही है तो वो रे कहीं ना कहीं से तो निकल के आ ही रही होगी, है ना। अगर हम देखें तो अपने आप तो कहीं से रेडिएशन निकलने से कोई ना कोई तो चीज होती है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोर्स तो होता ही है जो एनर्जी को रिलीज कर रहा है, जो एनर्जी को एमिट कर रहा है। तो उसे आप क्या नाम देते हैं, सोर्स ऑफ लाइट। उसे आप क्या नाम देते हैं, सोर्स ऑफ लाइट। तो जो सोर्स ऑफ लाइट है वो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। वो क्या है, ऑब्जेक्ट, यानी जो सोर्स ऑफ लाइट है वो आपका क्या ऑब्जेक्ट है। अब वो ऑब्जेक्ट अपनी लाइट भी एमिट कर सकता है, ऑन लाइट, एमिट ऑन लाइट, और हो सकता है कि रिफ्लेक्ट करके भी लाए कहीं से लाइट, रिफ्लेक्ट द अदर्स लाइट। हो सकता है दूसरे से लाइट रिफ्लेक्ट करके लाए। जब ये दूसरे से रिफ्लेक्ट करके लाता है तो इसे बोलते हैं हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके सामने मैं ही हूं, मेरे तो अंदर कोई लाइट नहीं है, कोई बल्ब नहीं लगा हुआ, ऑब्वियसली तभी तो मैं ग्लो नहीं कर पा रहा हूं, है ना। तो अब अगर बल्ब नहीं है तो ऑब्वियसली क्या है, ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर किसी के अंदर से लाइट एमिट हो रही है, जैसे एग्जांपल आ गया मेरे पास में सन, तो ऐसे सब्सटेंस को आप नाम क्या देते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी मेरे पास जो ऑब्जेक्ट आ गए वो भी दो तरह के आ गए। इसी तरह से जब मैं इस ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए यहां पे मेरे पास कोई मिरर लगा हुआ है और मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां पे रख रहा हूं,
और ऑब्जेक्ट की लाइट जब मेरे तक आएगी, ऑब्वियसली अब मान लीजिए यहाँ पे कोई आई ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग ऐसे, अब जब मेरे तक लाइट आएगी ऑब्वियसली, तो समहाउ मैं उसको कुछ यहाँ पे उसको ऐसे देख पाऊंगा, जो मेरे पास लाइट आएगी समहाउ मैं उसको कुछ यहाँ पे देख पाऊंगा, है ना। तो ये क्या चीज आ गई आपकी इमेज, क्या बन गई इमेज, यानी मैंने ऑब्जेक्ट की एक्चुअल में क्या देखी है, इमेज। तो इमेज की अगर मैं बात करूं तो इमेज क्या चीज है, यानी ऑब्जेक्ट का ही एक तरह का व्यू हम लोग देखने लग रहे हैं, बस देख किस में रहे हैं, मिरर के अंदर देखने लग रहे हैं। देखने कहां पे लग रहे हैं हम लोग, सिर्फ मिरर के अंदर देखने लग रहे हैं। तो अब यहां पे पॉइंट क्या आ गया, जो इमेज है हमारे पास में दो टाइप की इमेज आ गई, वन इज द रियल इमेज, एक इमेज मेरे पास में क्या आ गई, रियल इमेज, और दूसरी मेरे पास में क्या आ गई, वर्चुअल इमेज। ठीक है, एक आ गई इमेज हमारे पास में रियल इमेज, और सेकंड क्या आ गई, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कौन सी होती है, रियल इमेज जो मेरे को रियलिटी में दिखाई दे। फिलहाल आप मेरे को इस कैमरे के थ्रू देख पा रहे हो, आप मेरे को वर्चुअल क्लास में देख पा रहे हो, वर्चुअल चीज में देख पा रहे हो, इसीलिए क्या है वर्चुअल इमेज। यानी जो इमेज कर्टेन पे बने वो इमेज आपकी क्या है, रियल इमेज, और जितनी भी इमेज स्क्रीन पे बने वो स्क्रीन पे जो इमेज बनने वाली है उन्हें आप क्या नाम देंगे, वर्चुअल इमेज। ठीक है, रियल में कोई रियलिटी एक तरह से दिखाई देता है। अगर मैं मिरर में अपने आप को देखने लग रहा हूं तो मिरर के अंदर में अपने आप का एग्जैक्ट व्यू जो देखने लग रहा हूं वो एक्चुअल में क्या है, वर्चुअल है। अरे ऐसे मोटा मोटा एग्जांपल ले लो, किसी को पत्थर फेंक के मारना है, अब पत्थर अगर उसको लग रहा तो रियल है, नहीं लग रहा तो वर्चुअल है। अगर मान लीजिए आपने पत्थर फेंक के मारा तो कर्टेन होकर कर्टेन फटी तो जाएगा यार ज्यादा से ज्यादा, तो इसका मतलब बंदा वहां पे मुझे रियल में दिखाई दे रहा था एक तरीके से, तो मैं इसे क्या नाम लूंगा, रियल इमेज। तो आप इस तरह से वहां पे एग्जांपल कंसीडर कर सकते हो। तो ये बात थी सारी की सारी इमेज की। अब लेकिन मैं इमेज को देख किस में रहा हूं, ऑब्वियसली इमेज में देख कहां पे रहा हूं, ऑब्वियसली मिरर के अंदर, और इमेज किसकी बन रही है, ऑब्जेक्ट की। तो जो मिरर है वो अभी हम लोगों ने जो किया पूरा का पूरा कौन सा है, प्लेन मिरर। तो अब थोड़ा सा देखते हैं इस प्लेन मिरर के यूजेस है क्या, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। अगर मैं प्लेन मिरर की बात करूं तो क्या यूज है, सबसे पहले टू सी आवरसेल्फ, सबसे पहले तो हम खुद को देख रहे हैं वहां पे। इसका दूसरा यूज है कहीं ज्वेलरी शॉप में या कहीं पे भी अगर आप देखें शॉप को बड़ा दिखाने के लिए, है ना, वो लोग वॉल को मिरर पे लगा मिरर को वॉल पे लगा देते हैं, है ना, मिरर ऑन वॉल सो दैट, मैं राइटिंग इन द शॉर्ट ताकि चीजें ज्यादा क्लैरिफाई हो, मैं इसको काफी छोटा करके लिख रहा हूं चीजों को। ठीक है, अब देखिए मिरर ऑन द वॉल सो दैट शॉप, सो दैट जो शॉप है हमारे पास में, सो दैट शॉप लुक्स बिगर, ताकि वो शॉप जो है वो बड़ी दिखाई दे। इसके बाद में प्लेन मिरर को कहां यूज करेंगे, आप ब्लाइंड टर्न्स पे यूज कर लो। ब्लाइंड टर्न्स जैसे कई जगह ऐसी होती है जहां पे हम लोग एक दूसरे को देख नहीं पाते उस ब्लाइंड टर्न के ऊपर, तो वहां पे आप यूटिलाइज कर सकते हो इसको। नेक्स्ट यूज इसका क्या है, आप पेरिस्कोप बनाने में इसको यूज कर सकते हो। पेरिस्कोप, एंगल्स का गेम है सारा का सारा पेरिस्कोप के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे के सारे यूजेस आ गए हमारे पास में प्लेन मिरर के। आई होप व्यूअर्स आप सबको क्लियर हो गया। चैप्टर स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते इस चीज में। मैंने यार बहुत सुंदर एक डायग्राम बना रखा ह्यूमन आई का, सुंदर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अच्छा बना हुआ है। तो अब क्या है, ह्यूमन आई का एक डायग्राम मैंने बना दिया, जो डायग्राम आप लोग को वहां पे आपको फाइनल्स में बनाना, और बहुत बार आता है सीबीएसई की तरफ से कि ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम, राइट द फंक्शन ऑफ दिस पार्ट, या ये वाले पार्ट्स हैं इनका फंक्शन ये है, और उसको डायग्राम के अंदर मार्क करो, कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन आते ही रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आई के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब आंख का जो व्हाइट वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, दैट व्हाइट पोर्शन इज कॉल्ड एज द कॉर्निया। हम इस व्हाइट पोर्शन को क्या नाम देते हैं, कॉर्निया। ठीक है, जो आउटर पार्ट हमारे पास में आने लगा है। कॉर्निया के पीछे जो सेक्शन है, जो खाली स्पेस है, जो इसका एंटीरियर पार्ट आने लग रहा है, मैं उसे क्या नाम देता हूं, प्यूपिल। क्या नाम देता हूं, प्यूपिल। जहां पे क्या प्रेजेंट है, आइरिस। जहां पे क्या प्रेजेंट है, आइरिस। ठीक है, इस प्यूपिल के अंदर जो भर रखा है वो क्या भरा हुआ है, एक्वस ह्यूमर। क्या फिल कर रखा है, एक्वस ह्यूमर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि अब आगे चलिए पहले इसको कंप्लीट करते हैं। इसके बाद प्यूपिल जो कनेक्ट है वो दो पार्ट से कनेक्ट है, एक तो है सीलियरी मसल्स, एक तो क्या है सीलियरी मसल्स, और सेकंड क्या है सस्पेंसरी लिगामेंट्स।
सेकंड पार्ट क्या आ गया हमारे पास में, सस्पेंसरी लिगामेंट। एक आ गई मेरे पास सिलियरी मसल्स और सेकंड पार्ट क्या आ गया, सस्पेंसरी लिगामेंट। दोनों ने किसको पकड़ के रखा हुआ है, लेंस को। दोनों ने किसको, अपने इसको पकड़ के रखा हुआ है, लेंस को। उसके बाद क्या आता है अंदर वाले पार्ट में देखिए, तो सबसे पहले पार्ट क्या आ गया, एपिस्क्लेरा हमारे पास में। सबसे पहले पार्ट क्या आ गया मेरे पास में, एपिस्क्लेरा। एपिस्क्लेरा क्या होता है, एपिस्क्लेरा आउटर पार्ट है और ये क्या करता है, स्क्लेरा को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्क्लेरा। क्या फंक्शन है इसका, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्क्लेरा। स्क्लेरा का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एट द टाइम ऑफ इन्फ्लामेशन। एट द टाइम ऑफ इन्फ्लामेशन, जब आंख की कोई इंफेक्शन हो जाती है उस टाइम पे, क्योंकि स्क्लेरा को उस टाइम पे फूड जो है नहीं मिल रहा होता। ठीक है, उसके बाद फिर स्क्लेरा क्या कर रहा है, स्क्लेरा जो होता है ये जो आई की शेप है, इट मेंटेन्स द शेप ऑफ आई। शेप ऑफ आई, जो आंख की जो शेप है, जो प्रॉपर शेप आंख की, वो इसको यही मेंटेन करके रखता है स्क्लेरा। ठीक है, और साथ ही साथ इसका एक और फंक्शन है, एक तो आंख की शेप को मेंटेन करके रखेगा और दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो क्या है कि आंख की शेप तो मेंटेन कर रहा है, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम इंजरी। प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी, जो इंजरी की वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाती है उन सबको ये प्रोटेक्ट करता होता है। इसके बाद इसके इंटरनल पार्ट में क्या आ गया, रेटिना। रेटिना जो कि इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जो कि क्या करता है, इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करता है। रेटिना के अंदर भी पिगमेंट क्या होता है, रेटिनॉल। रेटिनॉल नाम का पिगमेंट होता है, जो जनरली विटामिन ए से हम लोग, विटामिन ए का सेकंड नाम भी क्या होता है, रेटिनॉल होता है। तो जनरली जितना भी रेटिना वाला पार्ट है वो विटामिन ए बिल्कुल एक दूसरे के साथ कॉम्पोजिशन मैच करती होती है। अब देखिए रेटिना के ऊपर एक पॉइंट आता है मैक्यूला। मैक्यूला वो पॉइंट है जहां पे इमेज फॉर्मेशन मैंने लिखा है, क्योंकि मैक्यूला ही वो पॉइंट होता है जो लाइट वेव को चेंज करता है इमेज फॉर्मेशन के अंदर, इमेज सिग्नल के अंदर। और इस इमेज सिग्नल को ऑप्टिक नर्व्स लेके जाती है, ऑप्टिक नर्व्स लेके जाती हैं ब्रेन तक। ऑप्टिक नर्व्स कहां तक लेके जाती है, ब्रेन तक लेके जाती है। तो एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट सा काम आ गया हमारे पास में मैक्यूला का। मैक्यूला कहां प्रेजेंट है, रेटिना में। इसी वजह से कुछ बुक्स इसको फोविया सेंट्रालिस भी लिखती है। फोविया सेंट्रालिस भी वही पॉइंट है जहां पे इमेज फॉर्मेशन होती है। आई होप ये पूरा का पूरा पार्ट डायग्राम आपको क्लैरिफाई हो गया। आंख के सेंटर में जो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए लिक्विड हम लोगों ने डाला होता है, दैट इज द विट्रस ह्यूमर। उस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, विट्रस ह्यूमर। आई होप आप सबको ये चीजें क्लैरिफाई हो गई। अब इंपॉर्टेंट चीज पे थोड़ा सा मूव करते हैं। सबसे पहले एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर जो है, इनका फंक्शन क्या है, एक तरह का प्रेशर मेंटेन करना, प्रेशर मेंटेनेंस। और इनका दोनों का सबसे जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दोनों क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कुशन टू आई ऑर्गन्स। जो आंख के अंदर ऑर्गन्स है उन सबको ये कुशन प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही साथ इसका एक और सबसे इंपॉर्टेंट प्रेशियस काम है, आंख के अंदर प्रेशर को मेंटेन करा के रखना, प्रेशर मेंटेनेंस इसका ही काम है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्यूपिल। देखिए आइरिस एंड प्यूपिल दोनों ही क्या करते हैं, दे कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर्स द आई। आंख के अंदर जो लाइट एंटर कर रही है उसको कंट्रोल कर रहे हैं कौन, प्यूपिल एंड आइरिस। लेकिन सबसे फर्स्ट ऑर्गन जो आंख की इस कॉन्ट्रैक्शन को जो लाइट की एंट्रेंस को कंट्रोल कर रहा है, दैट इज आइरिस, दैट इज आइरिस। अगर अमाउंट ऑफ लाइट ज्यादा हो जाती है, अगर अमाउंट ऑफ लाइट ज्यादा हो जाती है तो प्यूपिल को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। वो क्या करता है, प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा और उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इतना ज्यादा वहां पे आंख के अंदर लाइट का अमाउंट नहीं एंटर कर पाएगा। आई होप ये सारी चीजें क्लैरिफाई हो गई।
अब इमेज फॉर्मेशन में इन तीन चीजों का, सिलियरी मसल, सस्पेंसरी लिगामेंट और लेंस, इन तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। यही तीनों क्या करती हैं, इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, इमेज बनाने में हेल्प करती है। देखिए कैसे बात करते हैं। सबसे पहले जो ह्यूमन आई के अंदर लेंस है, वो लेंस कौन सा होता है, दैट इज कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है ह्यूमन आई के अंदर, कन्वेक्स लेंस, जिसको हम लोग साथ ही साथ क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द कन्वर्जिंग लेंस। हम लोग इसका क्या नाम देते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। अब पॉइंट ये ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस है, लेकिन ये काम कर कैसे रहा है, अगर हम देखें ये तो ये काम कर कैसे, तो जल्दी समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से काम कर रहे हैं। लेंस के बारे में तो आई होप ये चीज क्लैरिफाई होगी। जो लेंस हमारे पास में है वो कौन सा है, कन्वेक्स लेंस है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। तो अब अगर इस चीज को हम लोग को समझना है तो ऐसे समझते हैं इस चीज को, आई नीड सम स्पेस, तो मैं इस चीज को यहाँ से हटाने लगता हूँ ताकि हम लोग थोड़ा सा वर्किंग को देख सकें कि आंख किस तरह से काम करने लग रही है। देखिए सबसे पहले अगर जो लाइट है वो आई के अंदर एंटर कर रही है, लाइट के एंटर करके सबसे पहले वो कहां गई, कॉर्निया में। अगर आप देखें तो जो लाइट है वो सबसे पहले आंख के अंदर एंटर करने के बाद में किस पोर्शन के ऊपर जाने लग रही है, दैट गोज टू कॉर्निया। कहां पे गई, कॉर्निया। फिर कॉर्निया से वो क्या करेगी, पास थ्रू द प्यूपिल, पास थ्रू प्यूपिल, प्यूपिल से वो पास करेगी। प्यूपिल से पास करने के बाद जो आंख है वो कहां जाएगी, सीधा कन्वेक्स लेंस के अंदर। लाइट कहां एंटर करेगी, लाइट एंटर्स कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस से क्रॉस करने के बाद जो इमेज होगी, जो लाइट है, इमेज बनी है, इमेज रे, इमेज भी रे की फॉर्म में, इमेज रे फॉल्स ऑन मैक्यूला। कहां पे गिरी है वो, मैक्यूला पे। और मैक्यूला के गिरने के बाद मैक्यूला जनरेट्स द इमेज into optical form and messages. These form interpret by brain. इनको कौन इंटरप्रेट करता है, ब्रेन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो इमेज बनी है, ये जो इमेज बनी है, दिस इज योर रियल and inverted image. This image which is formed is the real and inverted. लेकिन पॉइंट ये यही सेक्शन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखिए यहाँ पे आंख जो है कभी हमारी दूर का दिख रही है और कभी आंख हमारी पास का देखने लग रही है। कभी आंख तो बहुत दूर का दिख पा रही है, देखने की सोच रही है, और कभी आंख बहुत पास का दिख रही है ना। उगता सूरज भी दिखना है ना, और पास में जो रखी हुई बुक है उसको भी पढ़ना है। तो पॉइंट ये है आंख इस तरह से किस तरह कर पाती है, विच इज कॉल्ड एज पावर ऑफ अक्यूमुलेशन। तो इस अकोमोडेशन को भी हम समझने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं। देखिए पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब होता है कि हम दूर की चीज को भी देख सकते हैं और हम लोग पास की चीज को भी देख सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कैसे हम लोग की आंख इस तरह से काम कर पाती है कि हम दूर के ऑब्जेक्ट को भी देख पा रहे हैं और पास के ऑब्जेक्ट को भी हम लोग देख पा रहे हैं। देखिए इस चीज को स्टडी करते हैं। अब कैसे, देखिए सपोज हम लोग देख रहे हैं इंफिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट कहां पे है, इंफिनिटी पे। अब इंफिनिटी से जो लाइट आई, ऑब्वियसली लाइट में डायरेक्ट लेंस के ऊपर लेके जा रहा हूं, लेंस के ऊपर जा रही है। लेकिन इस चीज को देखने के लिए, लेंस के लिए सबसे पहले जो सिलियरी मसल्स थी वो क्या होगी, रिलैक्स, बिल्कुल शांत। लेकिन जो सस्पेंसरी लिगामेंट था वो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट। जो सस्पेंसरी लिगामेंट था वो क्या हो गया, जो कॉन्ट्रैक्ट। क्या हो गया वो, कॉन्ट्रैक्ट। यानी सिलियरी मसल्स क्या हो गई, रिलैक्स, लेकिन जो सस्पेंसरी लिगामेंट था वो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट। और इसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स को करने के चक्कर में जो लेंस है इट बिकम्स लेस कन्वेक्स। लेस कन्वेक्स मतलब less converging power, less converging power।
जो कन्वर्जिंग पावर है बहुत कम हो जाएगी। जब लेस कन्वर्जिंग पावर हो जाएगी तो ऑब्वियसली उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना। और ऐसा करने की वजह से आई कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, आंख जो है वो दूर के ऑब्जेक्ट को दिख पाएगी। लेकिन इसी एक्यूमुलेशन में अगर ऑब्जेक्ट क्या है, नियर बाय है, ऑब्जेक्ट जो है वो पास में ही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम देख लेते हैं, ऐसे कंसीडर कर लेते हैं, नियर बाय, पास में रखा हुआ है, नियर बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इस बार पास में ही है, ऑब्जेक्ट इस बार पास में है तो ऑब्वियसली लेंस के ऊपर क्या इफेक्ट होंगे, देखिए ध्यान से। ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट केस है, बिल्कुल ऑपोजिट केस के अंदर अगर मैं देखूं तो जो सीलियरी मसल्स है वो क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट, सीलियरी मसल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट। इसका बेस्ट एक्सपेरिमेंट आप देखिए, कोई भी नोटबुक लीजिए और उसको आंख के पास लाने की कोशिश करो, बिल्कुल आंख के पास लेके आओ। जब आप उसको आंख के पास लेके आओगे तो सीलियरी मसल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। लेकिन जो सस्पेंसरी लिगामेंट होंगे वो क्या होंगे, सस्पेंसरी लिगामेंट्स वो क्या हो जाएंगे, रिलैक्स। अब ऐसा करने की वजह से आई लेंस जो है वो क्या हो जाएगा, मोर कन्वर्जिंग पावर, मोर कन्वेक्स लेंस, मोर कन्वर्जिंग पावर, जो कन्वर्जिंग पावर है बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। ऐसे केस में फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी, स्मॉल फोकल लेंथ, फोकल लेंथ छोटी हो जाएगी तो ऑब्वियसली आई कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, नियर बाय ऑब्जेक्ट, आंख जो है वो आस के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेशन, पावर ऑफ अकोमोडेशन, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। इसी चीज को हम लोग क्या नाम देते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। इसी पावर की हेल्प से जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, जो इमेज है, सॉरी जो हमारी आई है, इसी पावर ऑफ अकोमोडेशन की वजह से जो हमारी आई है हम उसको इंफिनिटी डिस्टेंस तक भी देख सकते हैं, इंफिनिटी तक भी उसको देख सकते हैं और नियर बाय भी हम लोग देख सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये नियर बाय में कहां तक, 25 सेंटीमीटर तक हम उसको नियर बाय कम से कम देख पाएंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। हम लोग क्या नाम देते हैं, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी इतना कम से कम हम लोग मिनिमम हम लोग डिस्टेंस जो है वो देख पाएंगे। आई होप व्यूअर्स ये चीजें आपको क्लैरिफाई हो गई है। देखिए बच्चों, थोड़ा सा टाइम लेके मैंने यहाँ पे फंक्शंस लिख दिया आई के पार्ट्स के, लेकिन पहले हम अकोमोडेशन को देखते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन जिसके बारे में हम लोगों ने बात करी थी अभी। मतलब वो दूर की चीज भी देख सकते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी के ऊपर है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे है, तो लाइट रे ऑब्वियसली क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी। तो जो लाइट रे पैरेलल आने लग रही है तो ऑब्वियस सी बात है लाइट रे कहां पे गई, सीधी लेंस पे गई, लेंस ने उसको फोकस कर दिया रेटिना पे, बहुत सिंपल प्रोसेस है। इस केस में जो अगर आप देखें तो जो सीलियरी मसल्स हैं, सीलियरी मसल्स हैं वो क्या रहेंगी, रिलैक्स। ये चीज ध्यान रखने वाली है बस, क्या रहेंगे, रिलैक्स। और जो सस्पेंसरी लिगामेंट है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं वो क्या रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। क्या रहने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट। जबकि अगर मैं कोई पास का ऑब्जेक्ट देखने लग रहा हूं, आप लोग, मैंने अभी कहा था कि नोटबुक को भी अगर आप पास करके देखें तो आप आराम से उसको देख पाएंगे, लेकिन आप पे स्ट्रेस डलेगा। वो स्ट्रेस किस चीज का, कि जो यहाँ पे सीलियरी मसल्स हैं उनका स्ट्रेस है। सीलियरी मसल्स क्या हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट। सीलियरी मसल्स क्या होने लग रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स है वो क्या होने लग रहे हैं, रिलैक्स। जो सस्पेंसरी लिगामेंट है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स वो इस बार क्या है, रिलैक्स है। वो क्या है, रिलैक्स है। इसी वजह से जो फोकल लेंथ है वो काफी ज्यादा छोटी हो गई, जबकि इस केस में फोकल लेंथ काफी बढ़ गई थी, काफी दूर तक हो गया, क्योंकि लेंस जो था वो लेस कन्वेक्स हो गया। अब जरा फंक्शंस पे ध्यान दे लेते हैं। प्यूपिल मैं अभी बता चुका हूं क्या कर रहा है, ओपन और क्लोज इन ऑर्डर टू कंट्रोल और रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट, है ना। जो आंख के अंदर लाइट एंटर करने लग रही है उसके अमाउंट को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट करने लग रहा है।
आइरिस की बात करें सेम फंक्शन है, सिमिलर लेवल पे ही है पिपिल और वो, बस फर्क क्या है कि आइरिस से जो लाइट अगर बहुत ज्यादा आ रही है और बच गई है तो वो चीज पिपिल अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करके कंट्रोल करता है कि कितना अमाउंट आंख के अंदर आने देना है और कितना अमाउंट आंख के अंदर नहीं आने देना है। स्क्लेरा अभी बताया था आउटर कोट है जो आंख को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, आंख की शेप को बना के रखा हुआ है। कॉर्निया का फंक्शन क्या है, एक मेम्ब्रेन है जो फोकसिंग पावर को क्या कर रही है, एनहांस कर रही है। 67% के अराउंड आंख की जो फोकसिंग पावर है वो यही प्रोवाइड करता है। लेंस की बात करें तो फोकस करता है लाइट को किसके ऊपर, रेटिना के ऊपर जो गिरेगी। कंजक्टिव जो पार्ट है ये क्या करता है, जो आंख का जो आउटर सरफेस है उसको कवर करके रखता है, क्या करके रखता है, कवर। एक्वस ह्यूमर जो है प्रोवाइड पावर टू द कॉर्निया, एक और साथ में क्या शेप को मेंटेन करवा के रखता है, शेप को। विट्रस ह्यूमर भी प्रोवाइड मतलब मेंटेन करा के रखता है शेप ऑफ आई। रेटिना का काम क्या है कि जो भी आंख के ऊपर लाइट आके यहाँ पे इमेज बनी है उसको ऑप्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके कहां पहुंचाना है, ब्रेन को, ताकि ब्रेन उसको इंटरप्रेट कर सके और वो सारे मैसेजेस कौन लेके जा रहा है, ऑप्टिक नर्व। कौन लेके जा रहा है, ऑप्टिक नर्व। रेटिना के किस पार्ट पे, मैक्यूला। मैं अभी कुछ मिनट पहले ही बताया था, दैट इज मैक्यूला। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखिए जो अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर कि भाई आईज जो है उनके अंदर कुछ डिफेक्ट्स भी होते हैं। सबसे पहला जो डिफेक्ट है हमारे पास कौन सा आ गया, मायोपिया। फर्स्ट डिफेक्ट इज द मायोपिया। देखिए कुछ पर्सन्स होते हैं जिनको दूर की चीजें साफ नहीं दिखती है ना, जैसे किसी को स्पेक्स लग गए, भैया बहुत दूर की कोई चीज है, सड़क पे चल रहे हैं तो नहीं दिखाई देता, तो हम उस डिजीज को बोलते हैं मायोपिया, जिसका सेकंड नेम क्या होता है, नियर साइटेडनेस। सेकंड नेम इज नियर साइटेडनेस। द सेकंड नेम इज नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस, चीज दूर की नहीं दिख रही, नाम दे रहे हैं हम नियर साइटेडनेस। अब क्वेश्चन ये ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा इस वजह से हो रहा है। देखिए अगर मैं बात करूं नॉर्मली, मान लीजिए आपकी आई इस तरह से है और ये हम इसका कॉर्निया बना देते हैं मान लीजिए, और यहाँ आ गया आई लेंस मान लीजिए इस तरह से। देखिए जो नॉर्मल आंख के ऊपर, आई के ऊपर लाइट आनी थी, इट इज लाइक दिस, लाइट आ रही है, उसको इमेज बनानी थी कहां पे, मैक्यूला के ऊपर, फोविया सेंट्रलिस के ऊपर, रेटिना के ऊपर, यहाँ पे इस पोजीशन पे। देखिए आई होप इट इज क्लियर। लेकिन क्या हो रहा है सडनली, यहाँ पे दो चीजें इन्वॉल्व हो रही है। या तो जो लाइट रे आने लग रही है यहां गिरने की बजाय, जो लाइट रे है इट फॉल्स समहाउ लाइक दिस, यहीं पे गिर गई आसपास में फॉल डाउन कर गई, पूरा वहां पे मैक्यूला तक पहुंचने तक से पहले, रेटिना तक पहुंचने से पहले ही वो लाइट रे क्या होगी, वो नीचे फेल डाउन कर गई, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाई। तो हम इसे क्या नाम देंगे, शॉर्ट साइटेडनेस, कि भाई जहां तक इमेज को जाना चाहिए था वहां तक इमेज नहीं गई, तो इसी वजह से नाम क्या दिया उसको, शॉर्ट साइटेडनेस। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि जो आई बॉल है वो बहुत बड़ी हो गई। देखिए आई बॉल फैल चुकी है, आई बॉल जो फैलने की वजह से क्या हुआ कि जो पर्सन है, जो पर्सन है जिसको ये चीज यहां पे, जब अब देखिए इमेज तो यही बननी चाहिए थी लेकिन यहां नहीं बनी, आई बॉल के फैलने की वजह से इमेज वहां दूर नहीं जा पा रही, पूरा मतलब रेटिना पे इमेज पहुंच ही नहीं रही है। तो देखिए नियर साइटेडनेस के दो रीजन, सबसे पहले आई बॉल बिकम्स टू लॉन्ग, ज्यादा लंबी हो गई आई बॉल। दूसरा जो रीजन आ सकता है वो ये आ सकता है, हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस, हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस यानी जो लेंस है उसको उसकी जो कन्वर्ज करने की पावर है ना लेंस की, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो जहां इमेज इतनी दूर जाके गिरनी चाहिए थी वहां नहीं गिरी, वो पास में गिरेगी क्योंकि कन्वर्जिंग पावर क्या बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है। अब ऑब्वियसली बात है कि चीजें तो देखना जरूरी है, तो हम लोग को तो इसको करेक्ट करना पड़ेगा। अब इसको ठीक करने का क्या तरीका है, इसको ठीक करने का तरीका है कि आप एक कनकेव लेंस को वहां पे लगा दें। अब क्या करें, एक कॉनकेव आप वहां पे एक कनकेव लेंस को लगा दें। अब कनकेव लेंस से क्या होगा, बड़ा एक आसान सा तरीका है, आपने वहां पे बीच में क्या लगा दिया, कॉनकेव लेंस को फिट कर दिया। ये देखिए अब कनकेव लेंस क्या करेगा, जो लाइट रे उस टाइम सीधी जा रही थी, वो सीधी जाने के बजाय उसको क्या करेगा, बेंड कर देगा और थोड़ा फैला देगा, मतलब थोड़ा दूर पहुंचा देगा।
जब वो उसको थोड़ा दूर पहुंचाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि दूर पहुंचने की वजह से, ये देखिए जो लेंस है उसने लेंस की हेल्प से उसने उसको दूर पहुंचा दिया, ये देखिए यहाँ पे पहुंचा दिया। अब पहुंचाने की वजह से, अब देखिए जो लाइट रे वहां पे जाके बन रही थी, अब वहां जाने की बजाय वो क्या होगा, वहां रास्ते में गिरने की बजाय वो क्या होगा, ऐसे बेंड होते होते वहां अपने टारगेट पे पहुंच जाएगी। यानी जो चीज पहले यहीं गिर गई थी वो यहां नहीं गिरी, अब वो दूर चली गई। तो आपने यहां अगर देखे तो आपने लेंस कौन सा यूज किया, कनकेव लेंस। यानी अगर किसी पर्सन को मायोपिया है तो उसके ट्रीटमेंट में कौन सा लेंस यूज होगा, कनकेव लेंस। कौन सा लेंस यूज होगा, कनकेव लेंस। आई होप ये चीज भी आपको क्लैरिफाई हो गई। हम बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया के केस में। तो हाइपरमेट्रोपिया के केस में देखिए क्या कारण होता है। लाइट रे आ रही, देखिए जो हाइपरमेट्रोपिक पर्सन होते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आई लेंस है, ठीक है, लाइट रे जो है वो आने लग रही है, ऐसे आनी चाहिए लाइट रे और यहाँ जाके गिर जानी चाहिए, ठीक है, कहाँ पे, रेटिना पे, ऐसा कुछ बनना चाहिए। ये नॉर्मल आई है, दिस इज योर नॉर्मल आई, ठीक है। लेकिन फिलहाल आई जो है वो नॉर्मल नहीं है, हाइपरमेट्रोपिक आई है। यहां से लाइट रे निकली, लेकिन वो वहां जाने की बजाय वो कहीं दूर जाके बनने लग रही है, वो दूर बहुत पीछे पहुंच गई, वहां से रेटिना को भी क्रॉस कर गई। सिंपल पॉइंट है ना। फिलहाल अगर मैं देखूं तो जहां पे लाइट जाके गिरनी चाहिए थी वहां नहीं है, बल्कि वो बहुत दूर जाके गिर रही है उसके। तो इस चीज को करेक्ट करने के लिए मैंने क्या यूज किया, बीच में एक कन्वेक्स लेंस। और कन्वेक्स लेंस से क्या हुआ, लाइट रे तो आई इस तरह से, लेकिन उस कन्वेक्स लेंस ने, कि लाइट रे तो आई, लेकिन उस कन्वेक्स लेंस ने उस लाइट रे को थोड़ा सीधा कर दिया, और वो जो एंगल है उसकी वजह से वो कहां पे जाके गिरी है, सीधा सीधा रेटिना के ऊपर। कहां जाके फॉल कर रही है, वो सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्डली रेटिना के ऊपर फॉल कर रही है। तो पॉइंट क्या आ गया यहाँ पे, सबसे पहले कि हाइपरमेट्रोपिया क्यों हुआ, क्यों हो सकता है, लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस, लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस, यानी जो लेंस है उसकी कन्वर्जिंग पावर क्या, बहुत ही ज्यादा लो है। दूसरा कारण क्या हो सकता है, दूसरा कारण ये हो सकता है कि ठीक है कन्वर्जिंग पावर लो है, या हो सकता है कि जो आई बॉल है वो छोटी हो गई है, इमेज तो वही बन रही है लेकिन ये आई बॉल क्या हो गई, छोटी, यानी इसकी इतना साइज होने के बजाय आई बॉल क्या हो गई, छोटी हो गई। अब आई बॉल छोटी होने से ऑब्वियसली जो इमेज है वो रेटिना के बाहर निकल गई, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे हम, शॉर्ट आई बॉल, शॉर्ट आई बॉल, जो आई बॉल है वो बहुत छोटी है। ये चीज भी वहां पे पॉसिबल रीजन हो सकता है। तो अगर मुझे इसको ठीक करना है तो इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए मुझे कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, आई हैव टू यूज द कन्वेक्स लेंस। मुझे कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा इसके करेक्शन के लिए, कन्वेक्स लेंस। अब कन्वेक्स लेंस देखिए, तो देखिए प्रेस बायोपिया के केस में क्या था, देखिए आप लोगों ने जो ओल्ड एज पर्संस होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, कभी देखा होगा कि जो उनके स्पेक्स होते हैं वो जनरली कुछ इस तरह से होते हैं, ऊपर भी होता है और नीचे जो होती है लाइन बनी होती है। तो वो क्या करते हैं, जब दूर का देखना होता है तो वैसे देखते हैं, और जब पास का देखना होता है तो वो लोग ऐसे करके देखते हैं अपने स्पेक्स के थ्रू। तो वो क्या चीज है, वो डिजीज होती है प्रेस बायोपिया। क्या डिजीज है, प्रेस बायोपिया, मतलब कि जो उनकी पावर ऑफ अकोमोडेशन है, लेस लूजेस इट्स पावर ऑफ अकोमोडेशन, पावर ऑफ अकोमोडेशन, जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है लेंस की वो खत्म हो जाती है। मतलब पावर ऑफ अकोमोडेशन खत्म होने की वजह से, पावर ऑफ डबल, हाँ जी, पावर ऑफ अकोमोडेशन खत्म होने की वजह से क्या होता है कि वो जो ना तो नियर बाय ऑब्जेक्ट जो होते हैं, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली विजिबल, जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हो क्लियरली विजिबल नहीं होते। सेम विद द फार ऑब्जेक्ट्स आर नॉट clearly visible,
ना तो नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल होंगे, ना फार बाय ऑब्जेक्ट विजिबल होंगे क्लियरली। क्यों? क्योंकि उनकी जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है, क्योंकि जो उनकी सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं, और जो उनकी सीलियरी मसल्स हैं, सीलियरी मसल्स, वो दोनों अपनी पावर को लूज कर चुके हैं, अपनी पावर्स को क्या कर चुके हैं? लूज कर चुके हैं। ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो पा रहे हैं, नॉट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स इजीली, ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं प्रॉपर्ली, ना वो रिलैक्स कर पा रहे हैं प्रॉपर्ली। तो ना तो उनको नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विजिबल होंगे, ना उनको फार बाय ऑब्जेक्ट्स विजिबल होंगे क्लियरली। तो इस डिजीज को हम लोग नाम देते हैं प्रेस बायोपिया। दैट डिजीज इज कॉल्ड एज द प्रेस बायोपिया। अब प्रेस बायोपिया जो हुआ, इसके केस में जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ एक ही जो स्पेक्स होंगे वो बायफोकल लेंस होंगे। तो क्या ट्रीटमेंट है इसका? बायफोकल लेंस। बायफोकल लेंस से क्यों? देखिए बायफोकल लेंस से मतलब है कि एक ही लेंस के अंदर हमारे पास में क्या आएगा? कन्वेक्स लेंस भी आएगा, और एक ही लेंस के अंदर हमारे पास में क्या आएगा? कनकेव लेंस भी आएगा। यानी जो नीचे वाला हिस्सा वो कन्वेक्स लेंस का बनेगा, और जो ऊपर वाला हिस्सा वो किसका बनेगा? कनकेव लेंस का बनेगा। ठीक है, देखिए अब मैं बात करता हूँ शॉर्ट में पूरा। देखिए जो मायोपिया है उसको ट्रीट करने के लिए क्या यूज करेंगे आप? कनकेव लेंस, कनकेव लेंस। हाइपरमेट्रोपिया के लिए आप क्या यूज करेंगे? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया के केस में आप यूज करेंगे कन्वेक्स लेंस। और अगर बात करें हम प्रेस बायोपिया की, प्रेस बायोपिया, तो इसे में यूज करेंगे बायफोकल लेंस, बायफोकल लेंस। तो ये तीनों डिजीज बड़ी कॉमन है और बहुत ज्यादा पेपर के अंदर आती भी हैं साथ। अब बात करते हैं नंबर 4 डिजीज की, दैट इज कॉल्ड एज कैटरैक्ट। दैट इज कॉल्ड एज कैटरैक्ट। देखिए आप लोगों ने देखा होगा जो एज्ड पर्सन होते हैं, जो उम्र के साथ ज्यादा हो जाते हैं, ओल्ड एज पर्सन होते हैं, उनका जो लेंस होता है आंख का वो क्लाउडी हो जाता है। ठीक है, क्या हो गया? क्लाउडीनेस इन आई लेंस। आंख का जो लेंस है उसके अंदर क्लाउडीनेस हो चुकी है, वो धुंधला हो चुका है। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि क्लाउडीनेस जब होगी तो ऑब्वियसली जो पर्सन है कैन नॉट सी क्लियरली, उसको साफ साफ कुछ नहीं दिखाई देगा प्रॉपर्ली, उसको क्लियरली कुछ भी वहां पे दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे केस में सिर्फ क्या किया जाता है? सर्जरी। सर्जरी करके क्या किया जाता है? रिप्लेस द आई लेंस, रिप्लेस द आई लेंस। आंख का जो लेंस है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। और या फिर क्या किया जाता है? जनरली रिप्लेसमेंट की जगह पुट न्यू लेंस ओवर आई, पुट न्यू लेंस ओवर आई। लेकिन दोनों ही केस में क्या अप्लाई हो रही है? सर्जरी। दोनों केसेस के अंदर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? सर्जरी। आई होप ये चारों डिफेक्ट आपको बहुत इजीली क्लैरिफाई हो गए होंगे। तो बात करते हैं लास्ट डिफेक्ट की, दैट इज एस्टिग्मेटिज्म। दैट इज एस्टिग्मेटिज्म। देखिए एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है? जो पर्सन है, देखिए जो हमारी आई है उस आई का एक ही फोकल लेंथ, एक ही फोकल पॉइंट है, एक ही फोकस है। ठीक है, मतलब जो हमारी आई है उस आई के अंदर अगर हम लोग देखें तो उसका एक ही फोकस पॉइंट है। जैसे यहाँ पे इमेज बनेगी तो यही बनेगी। लेकिन कई बार कई पर्संस के केस में एक से ज्यादा फोकल पॉइंट आ जाते हैं, एक से ज्यादा फोकल पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा पर्सन क्या है जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस जो है उसकी, मेरी बात को ध्यान से समझना, जब एक से ज्यादा फोकल पॉइंट आ गए तो पर्सन की जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हैं वो दोनों एक साथ नहीं दिखाई देगी, कैन नॉट सी टुगेदर। दोनों चीजों को एक साथ से नहीं देख सकता।
जैसे आप तो सामने से गाड़ी इधर से इधर निकली, आप देख पाएंगे ऊपर ऊपर क्या हुआ, अचानक से कोई पानी गिरा तो वो भी देख पाएंगे, दोनों चीजें पॉसिबल है। लेकिन उस पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसकी फोकस क्या है, काफी सारे बने हुए हैं, ठीक है ना। अब ऐसे केस के पर्सन को क्या नाम देते हैं हम लोग जनरली, एस्टिग्मेटिज्म। आई होप व्यूअर्स ये सारी चीजें आपको क्लैरिफाई हो गई है, ठीक है। अब चलते, हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल आर सर केमिस्ट्री कोच।